इंडिविजुअल फैक्टर लें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ एटम। इंडिविजुअल देखें तो आपको बेटा लास्ट क्लास में याद होगा, एक होता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बेटा हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा बेटा। और न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज बड़ा होगा बेटा, साइज छोटा होगा। ये किया था ना लास्ट क्लास में हमने। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये एक इफेक्ट है, ये हो सकता है कई बार बहुत सारे साइमल्टेनियसली इफेक्ट लग रहे हो। अभी ओनली वन इफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो साइज छोटा होता है। दूसरा इफेक्ट होता है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब एन की वैल्यू। अगर हमारा एन का वैल्यू ज्यादा होता है, एन का वैल्यू ज्यादा तो सेल ज्यादा हो जाएंगे। शेल ज्यादा हो जाएंगे बेटा, तो शेल बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब साइज क्या हो जाएगा? बड़ा। बड़ा हो जाएगा। प्रोटॉन बड़े होंगे तो साइज छोटा होगा, शेल। अब इन दोनों में कौन डोमिनेंट फैक्टर है बेटा, ये डिसाइड करेगा कि साइज कितना ज्यादा हो जाएगा। तीसरा फैक्टर होता है बेटा, अब देखना आप, थर्ड फैक्टर जो होता है उसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। या इसी को बेटा हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये क्या चीज होती है? जैसे आपने डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट देखे। आपने देखा एस ब्लॉक एलिमेंट, आपने देखा बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट, आपने देखा डी ब्लॉक एलिमेंट, और आपने देखा एफ ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक किया आपने? अगर आपने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस का चेक किया तो आउटर मोस्ट शेल एन, एस में वन या टू इलेक्ट्रॉन थे। पी में फिल किया तो आपने देखा एन, एस में टू इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट शेल के पी में वन से लेके सिक्स इलेक्ट्रॉन। और डी बड़ा इंटरेस्टिंग था। डी में क्या देखा आपने कि डी के अंदर आउटर मोस्ट एस में जीरो से लेके टू इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद आपने अंदर वाले पेनल्टी बेट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किए वन से लेके टेन तक। और एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ में आपने देखा कि आउटर मोस्ट एस में आपने टू इलेक्ट्रॉन फिल किए, अंदर वाले एन माइनस वन डी में वन इलेक्ट्रॉन फिल किया जीरो से वन, और फिर आपने और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन में एफ में वन से लेके 14 इलेक्ट्रॉन किए। जितना आप आउटर मोस्ट शेल से अंदर की तरफ चलते जाओगे बेटा, आपका शील्डिंग इफेक्ट कमजोर होता जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट, जितना आउटर मोस्ट शेल में अंदर वाले इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओगे, शील्डिंग इफेक्ट आपका डिक्रीज होता जाएगा, पुअर होता जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट कम होता जाएगा, तो शील्डिंग इफेक्ट कम होने से साइज जो होता है बेटा इंक्रीज होता है। कैसे वो इंक्रीज होता है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। शील्डिंग इफेक्ट या एस से बेस्ट इन शील्डिंग इफेक्ट, एस सबसे बेस्ट, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। तो एफ में साइज जो होगा वो आपका
शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। शील्डिंग इफेक्ट जितना पुअर होगा, उल्टा लिख दिया मैंने, शील्डिंग इफेक्ट जितना बेटर होगा साइज बड़ा होगा, शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता जाएगा तो साइज डिक्रीज होता जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट जितना पुअर होता जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो साइज कम हो जाएगा। जैसे देखो एस एग्जांपल, जैसे आप मान लो डी ब्लॉक एलिमेंट लेते हो, आप सपोज आपके पास है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में अंदर न्यूक्लियस है बेटा, मतलब मैं इसको ये भी बोल सकता हूं इधर से इधर जाने पे शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता जा रहा है तो साइज कम हो रहा है। यही तो ध्यान था आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट में, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था बेटा आपने, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उसका रीजन था पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक की सबसे पुअर शील्डिंग है, जिसकी बेटा पुअर शील्डिंग होगी, शील्डिंग जितनी पुअर होगी साइज उतना छोटा होगा, इसलिए एफ ब्लॉक की पुअर शील्डिंग होती है। यही वजह होती है कि लेंथे नाइड क्या होता है, क्या वर्ड पढ़ा था बेटा लास्ट क्लास में हमने, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब साइज छोटा होता है। रीजन क्या होता है बेटा जरा देखो, मान लेते हैं आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट है और एक एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, आउटर मोस्ट शेल एनएस है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें भर के फिर आप किस में भरते हो, n-1 डी में इलेक्ट्रॉन भरते हो 1 से लेके 10 तक। तो यहां इलेक्ट्रॉन है और यहां इलेक्ट्रॉन भरते हो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज होता जाता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज होगा तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि जो अंदर न्यूक्लियस का इफेक्ट है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम पड़ेगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बीच में जो n-1 डी इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा बेटा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज होगा तो हम बोलेंगे शील्डिंग इंक्रीज हो रही है। और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा तो साइज छोटा होगा या कम होगा बेटा, सोचो जरा। अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो क्लियर कट है ना कि भाई जितना ज्यादा शील्डिंग होगा उतना ज्यादा साइज इंक्रीज होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगा। या आप क्या बोल सकते हो इसको, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगा। तो डी डी में शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा इधर वाले इलेक्ट्रॉनों पर, डी वाले इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करेगा। अंदर वाले डी इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बड़ा होगा और साइज इंक्रीज होगा। लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट में आप क्या काम करोगे, ये ऐसे न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, एन एस में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर n-1 डी इलेक्ट्रॉन में, डी में 1 इलेक्ट्रॉन, और उसके अंदर आकर के n-2 होगा। तो n-2 में एफ इलेक्ट्रॉन होंगे 1 से 14, तो बहुत अंदर की साइड होगी, तो ये दूर हो गए। देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से एफ वाले दूर हो गए, दूर हो गए तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा बेटा, इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा ना। ए ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम हो गया तो शील्डिंग क्या होगी, ज्यादा होगी बेटा कम होगी। अब बताओ डी ब्लॉक के कंपैरिजन में एफ ब्लॉक में शील्डिंग कम होगी या ज्यादा होगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से अंदर वाले एफ में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो वो दूर हो गए हैं तो शील्डिंग कम होगी ना, कम। कम होगी। कम होने को ही कौन सी शील्डिंग बोलते हैं हम, पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग। अब सोचो जरा बेटा, अब डी ब्लॉक के कंपैरिजन में एफ ब्लॉक में शील्डिंग पुअर होगी तो साइज छोटा होगा बड़ा होगा, स्मॉल। साइज शील्डिंग कम होगी तो साइज कम होगा। तो इसीलिए आपने बोला था कि इसके एग्जाम्पल क्या आए आपके, एक तो एग्जाम्पल भी ये किया था लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या दिया था याद हो आपको, तो पिछली क्लास में बनाया था ड्यू टू
पुअर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग ऑफ कौन सा, एफ ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन। लेंथेनाइड के साइज जो है रेगुलरली डिक्रीज होते जाते हैं, लेंथेनाइड के साइज छोटे होते जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। अब बात आती है डी ब्लॉक में बेटा। अब टॉपिक करते हैं हम साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में साइज देखो, देर इज नो लार्ज डिफरेंस इन साइज वर्टिकली और हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली भी साइज में ज्यादा फर्क नहीं आता और वर्टिकली भी डी ब्लॉक में ज्यादा फर्क नहीं आता। इसका रीजन कैसे है देखो, सपोज अपने एग्जांपल लेते हैं बेटा 3D का। एज एग्जांपल हमारे पास 3D सीरीज है, तो स्कैंडियम से स्टार्ट होगी बेटा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आप देखोगे स्टार्टिंग में डिक्रीज हो रहा है स्लाइटली। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर क्या होगा, बराबर हो जाएगा। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल बराबर से साइज होंगे। फिर आप देखोगे स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। कॉपर, जिंक पहले स्लाइटली डिक्रीज, फिर अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट, फिर स्लाइटली इंक्रीज होगा साइज। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन 3D सीरीज या इन फोर्थ पीरियड साइज डिक्रीज स्लाइटली फर्स्ट, then become constant या then become same and finally will be increase। ऐसा क्यों हुआ बेटा, देखो रीजन देखो इस चीज का, कि अगर 3D में देखोगे, किसी भी 3D सीरीज में देखोगे, लेफ्ट टू राइट अगर मूव करोगे आप, तो लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो पहले आपके 3D सीरीज में जो है साइज डिक्रीज होगा, लेकिन फाइनली इंक्रीज हो जाएगा। इसका रीजन क्या है बेटा देखो, अगर मैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो D1 और S2 इलेक्ट्रॉन, ये D2 S2 इलेक्ट्रॉन, ये D3 S2 इलेक्ट्रॉन, ये D5 एक्सेप्शनल केस होता है, S1 इलेक्ट्रॉन, ये D5 S1 इलेक्ट्रॉन, ये D6 S2 इलेक्ट्रॉन, ये D7 S2 इलेक्ट्रॉन, ये D8 S2 इलेक्ट्रॉन, ये D10 S1 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में D10 S2 इलेक्ट्रॉन। और एटॉमिक नंबर देखो तो बेटा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो अब एक काम देखो बेटा, अगर आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, देखो एक तो आप क्रोमियम तक पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक आप निकल तक डिवाइड कर सकते हो, 3 पार्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में देखोगे तो डी में बहुत कम इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होता है तो बेटा न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन मतलब इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर अट्रैक्शन को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो स्टार्टिंग में देखोगे तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन धीरे धीरे प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। बेटा न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो साइज बड़ा होगा या छोटा होगा, बताओ जरा आप। डिक्रीज। साइज डिक्रीज हो रहा है। और इसके साथ साथ क्या इंक्रीज हो रहा है, डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, एन माइनस डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं।
लेकिन डोमिनेंट क्या है, इंक्रीज। डी में इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है या 3 है, तो डोमिनेंट कौन होगा बेटा? अगर डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो शील्डिंग इंक्रीज होगी। स्टार्टिंग में n-1 डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या इंक्रीज हो रही है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज हो रहा है, मतलब शील्डिंग इंक्रीज हो रही है। शील्डिंग इंक्रीज हो रही है तो साइज क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। बट ये फैक्टर जो है डोमिनेंट है स्टार्टिंग में, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है या 3 है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डोमिनेंट है। तो जेड इफेक्टिव, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज को बोलते हैं जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव डोमिनेंट है, इसलिए अपना इफेक्ट दिखाएगा ये साइज वाला। तो साइज स्टार्टिंग में डिक्रीज होंगे, लेकिन एंड में पहुंच गए, यहां पहुंच जाओ, देखो जैसे आप किसी ग्रुप के अंदर पीरियड के अंदर, इफ यू गो इन द एंड ऑफ पीरियड देन यू कैन सी हेयर, तो यहां पर चेक करो आप, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है बेटा। तो साइज क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। बट n-1 डी इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। और लास्ट में देखो n-1 डी इलेक्ट्रॉन कितने कितने आ रहे हैं बेटा? 10। तो इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते ना n-1 डी इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो शील्डिंग भी इंक्रीज हो रही है। शील्डिंग इंक्रीज हो रही है तो साइज क्या होगा बेटा? ये डोमिनेंट, डोमिनेंट ये था, साइज डिक्रीज था। ये शील्डिंग इंक्रीज हो रही है तो साइज इंक्रीज होगा। लेकिन इस बार ये डोमिनेंट नहीं है, इस बार ये डोमिनेंट था, ये डोमिनेंट नहीं था, इस बार ये डोमिनेंट नहीं है और ये डोमिनेंट है, तो ये अपना इफेक्ट दिखाएगा बेटा। तो इसलिए आपके साइज में क्या आएगा लास्ट में? कौन सा इफेक्ट इंक्रीज हो गया? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया, इसलिए साइज इंक्रीज हो गया। अगर मिडल की बात करें, मिडल में दोनों इफेक्ट अपने आप को कंपनसेट कर देंगे। जेड इफेक्टिव इक्वल टू शील्डिंग इफेक्ट। तो जेड इफेक्टिव जितना इंक्रीज होगा बेटा, उतना साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जेड इफेक्टिव जितना इंक्रीज होगा, साइज उतना क्या होगा बेटा? इंक्रीज। और बराबर में शील्डिंग इफेक्ट भी काम कर रहा है, डी इलेक्ट्रॉन वाला। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगा? increase. तो दोनों, जितना साइज डिक्रीज हुआ उतना साइज इंक्रीज हुआ, तो साइज क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा। इसलिए बेटा हम डी ब्लॉक में बोलते हैं कि अगर डी ब्लॉक के साइज देखें हम, ये आपको +2 में भी काम आएगा, आज +1 में पढ़ रहे हो, कल को आप +2 में पढ़ोगे या कहीं भी पढ़ोगे आप, तो आपको ये चीज काम आएगी। पूरा आपका पूरा चैप्टर होगा डी ब्लॉक के अंदर। तो डी ब्लॉक में अगर लेफ्ट टू राइट जाएं डी ब्लॉक वाले एलिमेंट में, तो साइज पहले क्या होगा बेटा? डी Decrease. ब्लॉक एलिमेंट में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो पहले डिक्रीज होगा, फिर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, और फाइनली क्या हो जाएगा? Increase. इंक्रीज हो जाएगा। तो इरेगुलर ट्रेंड आएगा, आप देखोगे बड़ा इरेगुलर। एस और पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाते तो डिक्रीज होता था, लेकिन यहाँ पहले डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज। अगर डी ब्लॉक में बेटा हम ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम जाएं, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन डी ब्लॉक एलिमेंट, तब देखो साइज क्या होगा? तब अगर हम साइज को चेक करें बेटा, तो यहां देखो, आपका ये पीरियोडिक टेबल है और बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर थर्ड ग्रुप के अंदर स्कैंडियम में 21, फिर स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक आएगा। एटॉमिक नंबर हो जाएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30।
और यहाँ पर स्कैंडियम से टाइटेनियम चलोगे, ये 4th ग्रुप, ये 5th ग्रुप, ये 6th ग्रुप, ये 7th ग्रुप, ये 8th ग्रुप, 9, 10, 11, 12 ग्रुप। ये आपका 3D सीरीज हो गया बेटा। अभी आपने देखा जैसे 3D सीरीज मतलब 4th पीरियड। अच्छा, 4th पीरियड के बाद नेक्स्ट एलिमेंट निकाल लो बेटा। 4th पीरियड के बाद आपका आता है 4D सीरीज। 4D सीरीज जो आएगा बेटा वो 5th पीरियड होगा आपका। अब जितना आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा उतना बड़ा फायदा मिलने वाला है आपको, इसलिए मैंने याद करना कराने के ट्रिक्स सिखाए थे। स्केनियम के नीचे है आपका लेंथ येट्रियम, येट्रियम के बाद जर्कोनियम, यारी, जरा, निभा, मोतक, क्रूरा, ये आएंगे। और निकिल, पैलेडियम, कॉपर, सिल्वर, जिंक, कैडमियम, तो ये आएंगे। ये आपके ये 39 से लेकर के 40 से 48 तक। तो यहां तक आप शेल देखोगे 4th पीरियड से 5th पीरियड हो गया। तो ठीक है, जैसा साइज में इंक्रीज होना चाहिए होगा साइज में। ऊपर से नीचे जा रहे हो यहां तक साइज इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है बेटा। लेकिन जैसे स्कैंडियम से येट्रियम से लेंथेनम में जाओगे, लेंथेनम होता है 57, लेकिन यहां पर 14 एलिमेंट और आ जाते हैं बेटा। लेंथेनाइड वाले 58 से लेके सी लू 71 तक, और ला हफ्ता सीधा यहाँ 72 वाला आएगा बेटा। फिर ला हफ्ता, हफ्ता, वीकली, रोज, इरफान, पठान, ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी आ जाएगा। तो यहां आप देखोगे तो 14 एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गए यहां तक। यहां पर एक्स्ट्रा 14 प्रोटॉन है बेटा। तो जेड इफेक्टिव एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। तो साइज जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो स्कैंडियम, यूट्रियम, लेंथेनम यहां तक ओके, साइज इंक्रीज होगा। लेकिन अब ये जो आपकी 4th सीरीज है, इसकी बजाय ये आपका जो आपका 5D सीरीज है, मतलब 6th पीरियड है, 5th पीरियड, ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज, इसके बाद नेक्स्ट 6D सीरीज आएगी। तो ये जो आपको 5th पीरियड और 6th पीरियड के एलिमेंट है, येट्रियम और लेंथेनम में से तो येट्रियम से लेंथेनम का साइज बड़ा होगा, लेकिन ये 14 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, साइज को वापस दबा देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो इनके साइज प्रैक्टिकली इक्वल आएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब साइज ऑफ 5th पीरियड एलिमेंट आर इक्वल टू साइज ऑफ कौन से पीरियड एलिमेंट बेटा? 6th period. 6th पीरियड वाला, 6th पीरियड एलिमेंट इन कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप। क्या रीजन दोगे, क्या रीजन आएगा बेटा, पूछेगा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लेंथेनाइड आ गए और इसको क्या बोलते हो आप, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आंसर यही देना बेटा। तो साइज ऑफ 5th पीरियड आर इक्वल टू साइज ऑफ 6th पीरियड इन कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप ड्यू टू, क्या रीजन दोगे जब भी एग्जाम में आ जाएगा? तो ड्यू टू लेंथेनाइड। भाई लेंथेनाइड के कारण साइज छोटे हो गए इस वाले के, ये बड़े होने चाहिए थे। लेंथेनाइड, इसको क्या रीजन दोगे आप? ये वर्ड याद रखना बेटा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, या इसको बोलोगे पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल एक्सेप्ट। लेकिन ये साइज आपको एक जगह रेगुलर मिल रहा है, कौन सी जगह रेगुलर मिल रहा है बेटा, एक्सेप्शन नहीं मिल रहा, ये भी ध्यान रखना। एक्सेप्ट स्कैंडियम, यूट्रियम, लेंथेनम, इनका साइज तो रेगुलर इंक्रीज होगा। लेकिन आप
जर्कोनियम हॉफनियम में साइज देखोगे आप, स्कैंडियम के नीचे टाइटेनियम, बट अगर एग्जाम में आ जाए स्कैंडियम की जगह टाइटेनियम, टाइटेनियम से बड़ा साइज किसका होगा बेटा? जर्कोनियम का। लेकिन जर्कोनियम का साइज किसके बराबर हो जाएगा? हॉफनियम के। इसी टाइप से जैसे कॉपर, कॉपर से बड़ा साइज हो गया सिल्वर का, लेकिन सिल्वर और गोल्ड का साइज बराबर हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ साइज बराबर होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट में अलग साइज आएगा बेटा, ये आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा 11th क्लास के अंदर। स्कूलिंग में नहीं पढ़ाया जाएगा। यहां तक आपको स्कूलिंग में बस जितना सा बोल दिया जाएगा कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज डिक्रीज होंगे, ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज होंगे। बट सबके साइज अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से चेंज होते हैं। एस और पी ब्लॉक वाली बात सही है कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज डिक्रीज होंगे, टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज इंक्रीज होंगे। लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ट्राई पॉजिटिव आयन ले लिया तो रेगुलर डिक्रीज होंगे साइज लेफ्ट टू राइट। और डी ब्लॉक एलिमेंट में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो पहले डिक्रीज होंगे, फिर कांस्टेंट हो जाएंगे, फिर इंक्रीज होंगे। और ऊपर से नीचे जाओगे तो जनरली ऊपर से नीचे पहले बढ़ेंगे लेकिन लास्ट वाले सीरीज के अंदर बराबर हो जाएंगे। और बराबर होने का रीजन क्या बताओगे बेटा? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जितना बढ़ना चाहिए उतना साइज नहीं बढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसलिए हम कहेंगे कि बराबर सा रह जाएगा साइज। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या दोगे बेटा? Poor shielding पुअर शील्डिंग किसकी? of f orbitals. एफ ऑर्बिटल की। अगर इसका मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपके पास ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, तो क्या दोगे? एस सबसे बेस्ट, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। इसका मतलब सबसे पुअर शील्डिंग किसकी हुई? F. एफ की। और सबसे बेस्ट शील्डिंग किसकी हुई? S block. एस वाले की, रीच शील्डिंग। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर बेटा? चलें आगे। यस सर। ये सारा कुछ था बेटा साइज के बारे में, अलग अलग एलिमेंट के साइज क्या हो सकते हैं, अलग अलग आपने कंपटीशन लेवल पर पढ़ा। अब आपके पास सेकंड पॉइंट आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आयोनाइजेशन एनर्जी। या इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी वैल्यू भी बोलते हैं इसको। पहला पॉइंट बेटा ये होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या चीज, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या चीज है। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब कैटायन, आयन मतलब यहां पर कैटायन से मतलब है, कैटायन बनाने पर कितनी एनर्जी दोगे किसी एलिमेंट को, तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो कैसे डिफाइन करोगे? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove the loosely bonded outermost electron from neutral isolated
gaseous atom is known as ionization energy. और आईपी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लेते हैं, ईवी में तो आईपी वैल्यू हो जाती है। जैसे देखो बेटा, सपोज यहां पर स्पेशली ध्यान देना है कि ये एटम जो होना चाहिए वो आपका न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। जैसे एज एग्जांपल प्रैक्टिकली सोचो बेटा, आयरन किस फॉर्म में मिलता है आपको? आयरन रूम टेम्परेचर पर गैस होता है, लिक्विड होता है या सॉलिड होता है? सॉलिड। सॉलिड होता है। मतलब आयरन का अगर मैं इतना पीस उठा लूं तो उसमें बहुत सारे आयरन के एटम आपस में टाइटली बॉन्डेड होंगे। क्लियर? अब यस। मुझे आयरन को क्या करना पड़ेगा? पहले एक एक आयरन गैसियस एटम में अलग कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आयरन को अगर गैसियस एटम में अलग अलग करूंगा तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इस एनर्जी को बोलेंगे एटोमाइजेशन एनर्जी। या किसी चीज को सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट करते हो तो इस एनर्जी को बोलते हो आप सब्लिमेशन एनर्जी। आप एक आयरन पीस को लो, कोई इतना गर्म कर दो कि उसके सारे सारे एटम वेपर बन के कन्वर्ट हो जाएं। ये गैसियस एटम है, यहां पर वर्क करेंगे। अब ये जो अकेला अकेला गैसियस एटम होगा, सपोज Fe गैसियस है, ये अकेला एटम होगा तो इसको अब हम बोलेंगे आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। ये हमारे लिए बेटा आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम है। अब क्या करेंगे, इसको इतनी एनर्जी दे दें अब, और एक्स्ट्रा एनर्जी। फिर अब इसको गैसियस एटम को इतनी एनर्जी दे दें कि ये अपना एक लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे। तो ये जो एनर्जी लगी बेटा आपकी, इस एनर्जी को बोलेंगे आईपी वैल्यू फर्स्ट या आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। समझ आई बेटा बात? तो क्या डेफिनेशन होगी हमारी? आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं बेटा? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज required to remove the loosely bonded outermost electron from किससे? neutral isolated gaseous atom is known as ionization energy। क्लियर? जैसे आयरन तो मान लो आपने मेटल ले ली, ये एटम मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है बेटा आपका। यहां तक क्लियर? किसी को डाउट हो तो मैं रुक जाऊं, नहीं तो आगे बढ़ूं बेटा। क्लियर है? तो ये आयनाइजेशन एनर्जी और जो एटमॉस ये जो है एटॉमिजाइजेशन। एटोमाइजेशन एनर्जी अलग चीज हुई। वो तो सॉलिड को गैस तक लाने में जो एनर्जी लगी वो एटोमाइजेशन एनर्जी हुई बेटा। अब जो गैसियस आयरन एटम था, जो गैसियस आयरन एटम था, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी लगा, वो एनर्जी हमारा कौन सा एनर्जी है? आईपी एनर्जी। आईपी एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। अगर दोनों एनर्जी को जोड़ दें बेटा तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो देखो मैं नॉलेज क्लाउड के लिए लिखता हूं। मान लेते हैं आयरन सॉलिड है। पहले आयरन सॉलिड को किस में कन्वर्ट करोगे बेटा? आयरन गैस में। आयरन गैस से आप बनाओगे Fe+1 में गैसियस। तो इसका मतलब यहां जो एनर्जी लगी वो कौन सी एनर्जी हुई बेटा? सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया, तो ये जो हो जाएगी एनर्जी सब्लिमेशन या एनर्जी, ये जो एनर्जी लगेगी बेटा एनर्जी सब्लिमेशन बोल सकते हो या एनर्जी एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। यहां से यहां तक पहुंचे जब आप, अरे क्या होगा भाई पेंचल,
ये क्यों नाराज हो गया? हाँ बेटा, देखो अगर ये फेरस सॉलिड है, फेरस सॉलिड से फेरस गैस लेके आऊं मैं, तो यहां तक एनर्जी जो लगेगी वो कौन सी एनर्जी होगी? एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन, या इसका क्या नाम दोगे बेटा? एटोमाइजेशन या एनर्जी। एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, क्योंकि एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। अब जो ये गैस बन गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगी, सपोज एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, Fe पॉजिटिव गैसियस बन गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहां जो एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलोगे आप? आयनाइजेशन एनर्जी, या आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट, या आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। क्लियर बेटा? चलूं आगे? अब क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस सर। अब देखो बेटा, अब मैं कह रहा हूं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल मेटल में क्यों, नॉन मेटल में भी तो देख सकते हो आप। जैसे मान लो मैंने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन रूम टेम्परेचर पर कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा? Cl2 होता है गैस। तो Cl2 गैस जो होता है रूम टेम्परेचर पर होता है, तो पहले Cl2 गैस को आप एटम में कन्वर्ट करोगे। तो सपोज हाफ Cl2 बैलेंस कर लूं Cl, तो यहां पर Cl2 को Cl में कन्वर्ट करने में एनर्जी लगी, तो एक्चुअल में क्या है, वो Cl और Cl का बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो लगेगी, तो Cl गैस बन जाएगा। इसको कौन सी एनर्जी बोलोगे आप? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका मतलब अगर नॉन मेटल ले रहा हूं मैं, तो जो एनर्जी दे रहे हो वो कौन सी एनर्जी है बेटा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या बॉन्ड बीई, बॉन्ड एनर्जी। लेकिन ये देखो हाफ है तो हाफ लिखोगे, क्योंकि अगर आप पूरी एनर्जी दोगे तो 2 Cl बनेंगे, हमें तो 1 Cl चाहिए। अब ये Cl गैसियस बन गया, तो इसको आप बोलोगे आइसोलेटेड, मतलब अकेला। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल, और गैसियस है। अब डेफिनेशन हमारी यहां से स्टार्ट होती है बेटा। न्यूट्रल गैसियस एटम से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो जो एनर्जी लगेगी वो एनर्जी कौन सी होगी मेरी? उस एनर्जी को क्या बोलोगे बेटा?
आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी या आईपी वैल्यू, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फर्स्ट बोलोगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट। तो किसी भी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, आइसोलेटेड न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं हो, न्यूट्रल गैसियस एटम, किसी भी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो अपने को एनर्जी देनी पड़ती है, उस एनर्जी को ही बोलते हैं हम आयनाइजेशन पोटेंशियल या फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इज इट क्लियर बेटा? चलूं आगे। यस सर। अब देखो बेटा, किसी में भी अगर न्यूट्रल एटम होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसकी बजाय कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो डिफिकल्ट प्रोसेस होता जाएगा। तो हम ये लिखेंगे कि भाई नोट नंबर 1, फॉर सेम एटम सक्सेसिव IP value will be increased continuously. एज एग्जाम्पल, मान लो मैं लेता हूं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लेते हैं गैसियस एटम। बेटा मैग्नीशियम का गैसियस एटम लूंगा तो एटॉमिक नंबर 12 होगा। एटॉमिक नंबर 12 होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s2। इसमें से आपने पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो क्या बन जाएगा बेटा? Mg पॉजिटिव गैसियस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैग्नीशियम को जितनी एनर्जी दी उसको क्या बोलोगे बेटा? आईपी फर्स्ट। लेकिन आईपी फर्स्ट किसका? आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट किसका बेटा? एमजी का। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एमजी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रह जाएगा बेटा? यहां पर 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर? किसी को डाउट? यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी डाउट बेटा। Mg से Mg पॉजिटिव बनाया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, जितनी एनर्जी लगी उस एनर्जी को क्या बोलोगे आप? फर्स्ट आईपी वैल्यू, आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट। क्लियर? यस sir. सर। अब मान लो Mg प्लस आयन गैसियस में एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो बेटा, तो ये क्या बन जाएगा? Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो Mg2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन में यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रह गया? देखो अब आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल गया तो 1s2 2s2 और 2p6। और यहां जो आईपी वैल्यू होगी इसको क्या बोलेंगे हम? दो नाम दे सकते हैं, आईपी सेकेंड ऑफ Mg, या इसको एक नाम और भी दे सकते हो बेटा, आईपी सेकेंड की बजाय आईपी फर्स्ट ऑफ। अब Mg नहीं लिखूंगा, फर्स्ट किसकी है? सोचोलॉजिकली Mg एमजी पॉजिटिव। पॉजिटिव का। अब मैं आईपी सेकेंड ऑफ मैग्नीशियम भी बोल सकता हूं, आईपी फर्स्ट ऑफ Mg पॉजिटिव। अगर सक्सेसिव बोलता हूं तो मैं इनकी बात कर रहा हूं, इनकी बात कर रहा हूं। तो Mg से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी भी एनर्जी लगेगी मुझे, सपोज ये लगी 100 यूनिट, तो इसका मतलब क्लियर है कि आईपी सेकेंड ऑफ Mg 100 से ज्यादा होगी बेटा, 150 होगी यूनिट। तो इसलिए कभी भी किसी सेम मेटल का आईपी फर्स्ट ऑफ मैग्नीशियम, तो इससे ज्यादा क्या आएगा हमेशा? आईपी सेकेंड ऑफ मैग्नीशियम। आईपी सेकेंड ऑफ मैग्नीशियम को एक नाम और दे सकते हो बेटा, क्या बोल सकते हो आईपी सेकेंड को? क्योंकि साइज छोटा हो गया ना, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा हमेशा। इसी को आप क्या बोल सकते हो? आईपी फर्स्ट बोल सकते हो। लेकिन किसका?
Mg पॉजिटिव आयन का। क्लियर? कोई डाउट? अगर आपके पास सेम एटम है, रट डालो ये बात, सेम एटम है तो सक्सेसिव आईपी वैल्यू विल बी इंक्रीज कंटिन्यूअसली, विल बी इंक्रीज कंटिन्यूअसली। जैसे देखो सेम एटम है, पर याद ध्यान रखना बात, यू शुड कीप योर माइंड ऑन दिस पॉइंट, सेम एटम। अगर आपका सेम एटम है तब ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपका सेम एटम है तब ये बात ध्यान रखनी है बेटा। सपोज एज एग्जांपल एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 13। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब क्या किया आपने? एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम प्लस आयन बनाया, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रह गया बेटा आपका? 1s2 2s2 2p6 3s2। यहां पर जो एनर्जी लगी, सपोज आईपी फर्स्ट, लेकिन किसका बेटा आईपी फर्स्ट? एल्यूमिनियम का। अब Al प्लस आयन में फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, तो क्या बन जाएगा बेटा? Al2 पॉजिटिव। Al2 पॉजिटिव लिखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा फिर आपका? 1s2 2s2 2p6 और 3s1। फिर आपने क्या किया, ये जो एल्यूमिनियम प्लस 1 से 2 निकाला तो इसको आईपी सेकंड बोलोगे, लेकिन किसका सेकंड बोलोगे बेटा आप? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का सेकंड है, Al प्लस आयन का तो फर्स्ट हो जाएगा ये। फिर आपने क्या किया, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये आपका कन्वर्ट हो गया Al3 पॉजिटिव, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे बेटा कितना आएगा? 1s2 2s2 और 2p6। तो ये आईपी कौन सा हो जाएगा बेटा? थर्ड, एल्यूमिनियम का। तो इसका मतलब अब आंसर क्या आएगा? एल्यूमिनियम के सक्सेसिव आईपी कर रहे हो आप, मतलब एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में हमेशा कम एनर्जी लगेगी, और सक्सेसिवली दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने में हमेशा एनर्जी पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा अमाउंट लगती जाएगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं? सो आईपी फर्स्ट ऑफ एल्यूमिनियम, इससे वैल्यू आईपी सेकंड ऑफ एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी बेटा, पहले के कंपैरिजन में ज्यादा आएगी। और थर्ड, आईपी वैल्यू ऑफ थर्ड सेम एलिमेंट एल्यूमिनियम की और ज्यादा आएगी। आईपी फर्स्ट से आईपी सेकंड ज्यादा होगी, आईपी सेकंड से आईपी थर्ड। आईपी सेकंड को आप क्या नाम दे सकते हो बेटा, जरा बताओगे मुझे? आईपी आईपी, फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव। आप आईपी इसी को एग्जामिनर जो है आपकी खोपड़ी घुमा सकता है, वो इसको इसकी जगह लिख सकता है आईपी फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट किसकी? Al एल पॉजिटिव। पॉजिटिव वन। क्लियर? जैसे यस आईपी सर। सेकंड थर्ड की जगह क्या लिख सकते हो बेटा? आईपी सेकंड थर्ड की जगह आईपी आईपी सेकंड ऑफ टू सेकंड पॉजिटिव एल्यूमिनियम। ऑफ एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव। टू या एक पॉजिटिव। और बात लिख सकते हो, आईपी फर्स्ट किसकी? एल्यूमिनियम। टू ये प्लस। तो ये बनाई ना, आईपी सेकंड ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 1 की, ये आईपी फर्स्ट ऑफ एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव। क्लियर? यस सर। अगर बेटा आपके डिफरेंट एलिमेंट हो, अगर आपके डिफरेंट एलिमेंट हो, अभी तो सेम एलिमेंट था, सपोज आपके एलिमेंट हो डिफरेंट, फॉर डिफरेंट एलिमेंट, फॉर डिफरेंट एलिमेंट। अगर बेटा डिफरेंट एलिमेंट है तो दो चीजें देखोगे आप जनरली, अगर डिफरेंट एलिमेंट देखोगे इन सेम पीरियड,
आपका पीरियड सेम है, डिफरेंट एलिमेंट है, सेम पीरियड है, तो सेम पीरियड होगा तो बेटा सोचो जरा, अगर आपका सेम पीरियड है तो शेल नंबर सेम, तो क्या देखोगे, प्रोटॉन का नंबर, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होगा, तो क्या इंक्रीज होगा बेटा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन। प्रोटॉन का अगर शेल नंबर सेम है तो प्रोटॉन चेक करो, प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी होगा या डिफिकल्ट होगा बेटा, न्यूक्लियस सर डिफिकल्ट। डिफिकल्ट होगा क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखेगा, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी लगेगी, ज्यादा लगेगी, सर ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा लगेगी, ज्यादा लगेगी तो आईपी वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिफरेंट एलिमेंट है और पीरियड सेम है, पीरियड सेम है तो शेल नंबर सेम हो गया, प्रोटॉन नंबर जितना बढ़ता जाएगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होता जाएगा तो आईपी वैल्यू इंक्रीज होगा। बट एक चीज और, बट इफ हाफ फील्ड और फुल फील्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, एक फैक्टर और लग जाए हाफ फील्ड और फुल फील्ड का, हाफ फील्ड और फुल फील्ड होगा तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होते हैं, देन देयर इज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, देन देयर इज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा फिर, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी हो जाएगा, स्टेबिलिटी आएगी या डिफिकल्ट होगा बेटा, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट। बिकम्स मोर डिफिकल्ट। तो जब भी आपका S1 S2 केस आ जाए या P3 या P6 केस आ जाए तो आईपी मोर देन एक्सपेक्टेशन, मोर देन एक्सपेक्टेशन, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी ज्यादा आ जाएंगे। तो देखो अब अगर आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या होगा आईपी वैल्यू, सो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in periodic table generally IP value will be increased on moving left to right in periodic table, generally IP value will be increase due to increase in effective nuclear charge, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको आप जेड इफेक्टिव कह रहे हो या नंबर ऑफ प्रोटॉन कह रहे हो, बट आईपी ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट एंड
15th group element are more than expectation due to, एक फैक्टर और लग जाएगा बेटा यहां पर, मोर देन एक्सपेक्टेशन की हो जाएंगे, ड्यू टू देयर आउटर मोस्ट हाफ फील्ड सबशेल एक्स्ट्रा स्टेबल। देखो बेटा, सपोज आपके पास एज एग्जांपल सेकेंड पीरियड है, अब सेकेंड पीरियड में क्या क्या होता है बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो जनरली अगर लेफ्ट टू राइट जाएं, इधर जाएं, तो आईपी वैल्यू क्या होने चाहिए जनरली बेटा, इंक्रीज होने चाहिए, क्योंकि आपका प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। लिथियम का प्रोटॉन है 3, बेरिलियम का प्रोटॉन है 4, बोरोन का है 5, कार्बन का है 6, नाइट्रोजन का है 7, ऑक्सीजन का है 8, और एक पीरियड में जा रहे हो तो 9 और 10 जनरली इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। बट कुछ फैक्टर और काम लगेंगे। अगर इसका ग्रुप देखते हैं तो ग्रुप नंबर ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये वैसे देखा जाए तो 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18। तो हमने क्या एक्सेप्शन दिया था, एक तो सेकंड ग्रुप और दूसरा 15th ग्रुप। ये कैसे हुआ, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या लिखोगे बेटा, 1s2 2s1। बेरिलियम का क्या लिखोगे, 1s2 2s2। बोरोन का क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p1। कार्बन का क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का क्या लिखोगे बेटा, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन का क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p5। और नियोन का क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6। तो आप देखो, इन जनरल लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है आपका, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो आईपी वैल्यू जो होने चाहिए बढ़ने चाहिए। बट बीच बीच में देखो, एक सेकंड ग्रुप में 2s2 आ गया। 2s2 कैसा फील्ड है बेटा, एक्स्ट्रा स्टेबल फुल फील्ड। तो मोर देन ड्यू टू आउटर मोस्ट हाफ फील्ड, या दोनों लिख सकते हो, हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल। तो एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखो यहाँ फुल फील्ड हो। फिर आ जाओ, देखो बेटा आप सेकंड ग्रुप के बाद 15th ग्रुप में आओ। 15th ग्रुप में P3 आ रहा है। P3 कैसा केस है बेटा, हाफ फील्ड, एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड। तो इनमें इलेक्ट्रॉन निकालना कंपेरेटिवली और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए जनरली क्या है, जनरल ट्रेंड ये है, लेफ्ट टू राइट आपका आईपी वैल्यू इंक्रीज होगा, लेकिन इनका थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा। तो एक्सेप्शनल केस कर दो आप। एक्सेप्शनल केस एक तो बेरिलियम है, बेरिलियम जहां ऑर्डर आएगा उससे एक आगे आ जाएगा। इसी टाइप से नाइट्रोजन जहां ऑर्डर आना चाहिए उससे एक आ जाएगा। तो अब देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी वैल्यू इन सेकेंड ऑर्डर दे सकते हो आप। सो increasing order of IP वैल्यू, अब चाहे रट डालो ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ IP वैल्यू इन सेकेंड पीरियड। क्या आंसर दोगे बेटा, दो सबसे कम किसका होगा सेकेंड पीरियड में, लिथियम, लिथियम से ज्यादा किसका होगा, बोरोन, बोरोन आ जाएगा बेटा। बोरोन से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन से ज्यादा, वैसे देखो ये फुल फील्ड है, वैसे ही एक्स्ट्रा स्टेबल आ रहा है ये तो, और वैसे भी ज्यादा आ रहा था। फ्लोरीन से ज्यादा नियोन। तो किसी भी ऑर्डर में जो मैक्सिमम आईपी वैल्यू होता है वो किसका होता है? मैक्सिमम आईपी वैल्यू इन इट्स पीरियड ऑफ, किसका आंसर दोगे बेटा? नोबेल गैस। दोनों रीजन है, एक तो प्रोटॉन सबसे ज्यादा होते हैं अपने पीरियड में, और दूसरा क्या रीजन होता है बेटा? प्रोटॉन भी सबसे ज्यादा है और एक्स्ट्रा स्टेबल फुल फील्ड भी है। एक्स्ट्रा स्टेबल फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है। ऐसे ही बेटा देखो, अगर मैं थर्ड पीरियड में निकालूं तो क्या आएगा रीजन? सिमिलरली इन थर्ड पीरियड, सिमिलरली इन थर्ड पीरियड में बेटा कौन सा मेंबर है? पहला सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर। अब देखो पीरियोडिक टेबल कितनी काम आती है, क्लोरीन और आर्गन। एक्सेप्शन कौन आएगा बेटा? किसका ज्यादा होगा एक्सेप्शनली? सेकंड ग्रुप वालों का, मैग्नीशियम का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, एल्यूमिनियम से ज्यादा आ जाएगा। ऐसे ही इधर किसका आ जाएगा बेटा? नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होता है तो ज्यादा आ जाएगा। तो इसका मतलब आप क्या क्वेश्चन दे सकते हो कि भाई, पहले वाले क्वेश्चन में आप ये दे सकते हो, आईपी वैल्यू ऑफ नॉलेज क्लाउड, आईपी वैल्यू ऑफ बेरिलियम इज हायर देन बोरोन। क्या आंसर दोगे बेटा इसका? बेरिलियम का कम होना चाहिए लेकिन हायर देन बोरोन है, क्यों? ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल ऑफ फुल फील्ड एस ऑर्बिटल, या फुल एक्स्ट्रा स्टेबल ऑफ फुल फील्ड आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम। इट रिक्वायर एक्स्ट्रा एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सेम एक्सप्लेनेशन किसका दे सकते हो आप? मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा, उसका रीजन भी बेटा यही दोगे। क्या रीजन लिखोगे? आईपी वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम इज हायर देन एल्यूमिनियम, क्यों? ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल ऑफ, या एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ किसकी? फुलफिल्ड आउटर मोस्ट एस शेल या एस ऑर्बिटल, ये सब शेल ऑफ मैग्नीशियम। जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 बेटा, अलग अलग एलिमेंट है, मैग्नीशियम का 12 है तो 1s2, 2s2, 2p6, 6 2 10 8 10 और 12। और एल्यूमिनियम का लिखोगे तो 13, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो ये देखो ये एक्स्ट्रा स्टेबल आ गया। ऐसे ही दूसरी चीज कहां देखी आपने? नाइट्रोजन फैमिली में।
नाइट्रोजन फैमिली में कहते हो आप आईपी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन। इसका रीजन क्या लिखोगे बेटा बताओ? ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्या लिखोगे अगर बोर्ड में आ जाए तो? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ, हाफ फील्ड। हाँ वेरी गुड बेटा, नाइस आंसर, ग्रेट आंसर। हाफ फील्ड ऑफ, हाफ फील्ड आउटर मोस्ट पी सबशेल ऑफ नाइट्रोजन। सेम आंसर आप दे सकते हो, आईपी वैल्यू ऑफ फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस इज हायर देन सल्फर ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड आउटर मोस्ट पी सबसेल ऑफ फास्फोरस। जैसे देखो आप फास्फोरस और सल्फर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। फास्फोरस एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा फास्फोरस का? 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 2o2, 4 और 10, 12 और 315। सल्फर में लिख के देखो आप, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। तो p4 की बजाय p3 कैसा आ रहा है? हाफ फील्ड। फील्ड पी सबसे। क्लियर बेटा, कर लोगे ये वाले क्वेश्चन? यस सर। अब आ जाओ बेटा, आपको अगर वो पूछे ग्रुप में क्या होगा, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, तो जनरली आईपी वैल्यू will be decrease due to increase in shell number। जनरली क्या होता है, टॉप से बॉटम जाओगे आप तो शेल नंबर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा तो आपकी एनर्जी कम लगेगी। जैसे देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऊपर से नीचे जाओगे प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे इसका 3 है, इसका 11 है, 19 है, 37 है, 55 है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लिथियम का है 1s2 2s1, सोडियम का लिखोगे सेल ही बढ़ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम का लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s1। ऐसे रुबिडियम हो जाएगा तो 5s1 और सीजियम हो जाएगा तो 6s1। तो ऊपर से नीचे जब जा रहे हो आप बेटा, दो चीजें इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन ऊपर से नीचे जा रहे हो तो शेल नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। शेल नंबर बेटा डोमिनेंट है। अगर शेल नंबर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी होगा डिफिकल्ट होगा? क्या होगा? इजी। इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी होगा। इजी होगा तो थोड़ी एनर्जी लगेगी ना,
तो आईपी वैल्यू ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी होता जाएगा, तो आईपी वैल्यू डिक्रीज होते जाएंगे। तो इसका मतलब आईपी वैल्यू की बात करें तो लिथियम की आईपी वैल्यू सोडियम से ज्यादा, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। लेकिन आपको इस चीज के डाउन द ग्रुप जाओगे तो दो जगह एक्सेप्शन मिलेंगे। एक्सेप्शन क्या, लॉजिकली रीजन है। तो नॉलेज क्लाउड 1, ऑन मूविंग top to bottom in 13th group, IP value are very irregular, due to combining effect of shell number, Z effective। देखो बेटा, ये याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। वैसे अगर 13th ग्रुप में बोरोन फैमिली में ऊपर से नीचे जाएं तो सबसे ऊपर बोरोन है, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम है, फिर गैलियम है, फिर इंडियम है, और फिर थेलियम है बेटा। फिर आपका थेलियम है। देखा जाए तो ऊपर से नीचे हमारा आईपी वैल्यू क्या आने चाहिए थे, डिक्रीज। ऊपर से नीचे डिक्रीज आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। इसके लिए ट्रिक सिखा रहा हूं मैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ट्रिक से याद करो आप। फैक्टर वैक्टर से मत याद किया करो चीजें, बस ट्रिक से याद किया करो। जैसे मैंने पहले भी बताई आपको कि नाइट्रोजन का कहां जा रहा है, एल्यूमिनियम का कहां जा रहा है, बस ये ध्यान रखो। तो ये देखो, एक ट्रिक है, बी टैग गेल इन इंडिया। बी टैग की डिग्री होती है बेटा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। गेल मतलब एल्यूमिनियम की कंपनी है गेल, GAL, इंडिया के अंदर। तो बी से देखो, याद रखो, बी बोरोन, बोरोन के पास टी थेलियम, थेलियम के पास Ga गैलियम, गैलियम के बाद Al कॉमन ले लो, ये ए कॉमन है, Al, और फिर इंडियम। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, जब तक आप ट्रिक से याद नहीं करोगे याद ही नहीं होगा। बोरोन का आईपी वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर सीधा थेलियम का, फिर गैलियम का, फिर इंडियम का, एल्यूमिनियम का, फिर इंडियम का। इधर से इधर जाओगे तो आईपी वैल्यू डिक्रीज होंगी। तो याद करोगे बेटा ये। तो बोरोन फैमिली में ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा आईपी वैल्यू किसका है बेटा। देखो, सबसे ज्यादा आईपी वैल्यू, मतलब ये मैं आपको सिखा रहा हूं तभी सीख पाओगे, नहीं तो आप तो डेटा याद करते रह जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा गलती क्या हो गई हमसे। बी टैग गेल इन इंडिया से याद रखोगे, इस ट्रिक से याद करोगे आप। तो बी टैग गेल इन इंडिया में देखो, बी का सबसे ज्यादा, बोरोन का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद सीधा डायरेक्ट देखो किसका आ गया, कोई रेगुलरिटी नहीं है। बोरोन के बाद किसका है, नोट कर रहे हो ये चीज, ऑब्जर्व कर रहे हो ये चीज। मतलब ये, या तो आप डेटा याद करो, मतलब इसलिए कोई सीक्वेंस विक्वेंस के चक्कर में मत फंसना, वही इधर से इधर लेफ्ट राइट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कुछ नहीं। आपके जो फैक्ट हैं वो याद करना आप। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन निकालने को, भाई 3-4 फैक्टर एक साथ लग गए तो आप कैसे डिसाइड करोगे, आप एक लॉजिक थोड़ी लगाओगे। 4 लॉजिक लग गए एक साथ, तो किस लॉजिक को आप डोमिनेट करोगे, किसको नहीं। तो इससे रिजल्ट याद रखना है आपने। तो बी टैग गेल इन इंडिया, बोरोन सबसे ज्यादा, फिर थेलियम, फिर Ga से गैलियम, Al से एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। रिपीट कर दो बेटा एक बार। बोरोन, थेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम। इंडियम। और किससे याद रखोगे, क्या याद रखोगे, किस पॉइंट से,
बी टैग गेल इन इंडिया। हाँ, इंडिया से याद रहेगा, इंडियम सबसे कम होगा आईएन। बी टेक से याद रहेगा कि बोरोन सबसे ज्यादा। तो एटलीस्ट आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का पावर आ जाएगा आपके अंदर। दूसरी बात देखो आप, दूसरा देखो स्पेशली जो है, दूसरा नोट या नॉलेज क्लाउड, डी ब्लॉक एलिमेंट में आईपी वैल्यू ऑफ आईपी वैल्यू ऑफ सिक्स्थ पीरियड आर ग्रेटर देन फिफ्थ पीरियड एलिमेंट। मतलब ये 11 12 सब झंझट खत्म, आपका यही खत्म करवा रहा हूँ। 12th वाली चीजें भी यही कर रहे हैं हम कंपटीशन के लिए। ये कोई आपके 11th में कोई नहीं पढ़ाएगा, स्कूल में कहीं नहीं पढ़ोगे आप, लेकिन ये चीजें आप यहीं खत्म कर लो। आईपी वैल्यू ऑफ सिक्स पीरियड आर ग्रेटर देन फिफ्थ पीरियड एलिमेंट इन कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप। ड्यू टू lengthenide contraction। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वर्ड देना है। दूसरा क्या बताया था बेटा वर्ड मैंने? पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। हाँ, बार बार वही वर्ड आता जाएगा, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। उस रीजन से, क्योंकि जनरली हम ऊपर से नीचे जाते हैं, तो नीचे जाते हैं तो आईपी वैल्यू तो कम होने चाहिए, लेकिन यहां फिर एक्सेप्शन मिल गया आपको। जैसे अभी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बताया, थर्ड ग्रुप से लेके फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11th 12th, यहां दिया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये आपका आ गया 3D सीरीज। 3D सीरीज का मतलब फोर्थ पीरियड। इधर आ जाओ फिर आप, 4D सीरीज मतलब फिफ्थ पीरियड। फिर आ जाओ बेटा 5D सीरीज मतलब सिक्स्थ पीरियड। यहां आप स्कैंडियम के नीचे क्या करोगे? यारी, जरा, निभा, मौत तक, रूरा। निकिल के नीचे पैलेडियम, कॉपर के नीचे सिल्वर, जिंक के नीचे कैडमियम। फिर इधर ला हफ्ता से पहले लेंथेनाइड्स आ जाएंगे, सीलू। फिर ला हफ्ता, वीकली, रोज, इरफान, पठान, एयू और मरकरी। तो आपने अभी बात की थी कि साइज देखोगे तो ऊपर से नीचे स्कैंडियम से इट्रियम लेंथेनम तक तो ठीक है, लेकिन यहां साइज बराबर हुए थे। साइज बराबर हुए थे तो इसने लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कर दिया। अब भाई लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कर दिया तो साइज छोटे हो गए, तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो गया। तो इस हिसाब से क्या देखोगे कि वे स्कैंडियम से आईपी वैल्यू देखें। आईपी वैल्यू दैट्स ओके, स्कैंडियम की इट्रियम से ज्यादा, लेंथेनम की ज्यादा। यहां ये ज्यादा, लेकिन जर्कोनियम से होफनियम की ज्यादा हो जाएगी बेटा, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया है। तो ये जो है ऊपर वाले ग्रुप में ठीक है, ऊपर वाले की ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन यहां पर इनकी ज्यादा आने लग जाएगी, ए जी से ए यू की ज्यादा आने लग जाएगी। तो एज एग्जाम्पल सी डी से एच जी ज्यादा आने लग जाएगी। तो आईपी वैल्यू देखो, मैं अगर आईपी वैल्यू कॉपर की देखूं तो कॉपर की सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद सिल्वर की नहीं आएगी बेटा, किसकी आएगी? गोल्ड की। फिर सिल्वर की आएगी। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन से यहां पर जो ये वाला पार्ट है, यहां एक्सेप्शन मिलेगा आपको। ऊपर से नीचे आईपी वैल्यू कम होने चाहिए, लेकिन उल्टा ज्यादा होंगे, ज्यादा हो जाएंगे इनके आईपी वैल्यू। इसका रीजन होगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन।
जहां जहां पर आपको एक्सेप्शन मिल रहे हैं वो आपके लिए ज्यादा इंपोर्टेंस रखते हैं बेटा, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रखते हैं। अब अगर मैं ओवरऑल नोट दे दूं कि मैं आपसे ये बोलूं कि हाईएस्ट आईपी वैल्यू किसका होगा, तो आप बोलोगे हीलियम, हाईएस्ट आईपी वैल्यू हीलियम। अगर मैं ये बोलूं आपको कि हाईएस्ट आईपी वैल्यू हीलियम है, अगर मैं बोलूं हाईएस्ट आईपी वैल्यू इन डी ब्लॉक एलिमेंट, तो आप बोलोगे मरकरी। हाईएस्ट आईपी वैल्यू ऑफ हीलियम, हाईएस्ट आईपी वैल्यू ऑफ मरकरी। तो आपको एस और पी ब्लॉक वाले बेटा ज्यादा ध्यान रखने हैं, वही क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। अब मैं आपसे कह दूं कि सिंपली अब आ जाओ आप प्रॉब्लम पर। मैं क्वेश्चन पूछूं अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आईपी वैल्यू। और मैं आपको ऑप्शन दे दूं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। दूसरा ऑप्शन दे दूं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तीसरा एग्जांपल दे दूं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। और फोर्थ एग्जांपल दे दूं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। मैंने कह दिया कि इनको आपको अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आईपी वैल्यू। तो बेटा आप सबसे पहले क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन है, यू नीड टू सिलेक्ट द एलिमेंट। आप सोचो वो एलिमेंट कौन सा है। सॉल्यूशन जब भी निकालना है आप एलिमेंट निकालो और फिर आंसर दो, आपके लिए फिंगर पे आंसर हो जाएंगे। कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चक्कर में मत फंसो, आप सॉल्यूशन दो। यू नीड टू रिकॉग्नाइज एलिमेंट। रिकॉग्नाइज करो बेटा एलिमेंट। फर्स्ट वाला कौन सा है देखो, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 6, 12, कितना हो गया, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो इसका मतलब फर्स्ट आपका मैग्नीशियम है। सेकंड देखो बेटा 2, 4, 6, 10, 12 और 1, 13, कौन सा हो गया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। थर्ड थर्ड वाला रिकॉग्नाइज करो बेटा 2, 2, 4, 6, 10, 12 टू 14, सिलिकॉन है। फोर्थ वाला रिकॉग्नाइज करो 2, 2, 4, 10, 12 और 3, 15, फास्फोरस है। अब आपको पीरियोडिक टेबल में पोजीशन पता होनी चाहिए और पीरियोडिक टेबल में सीक्वेंस पता होनी चाहिए। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, तो उसमें मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से एक आगे आ जाएगा। तो क्या ऑर्डर आएगा बेटा देखो, सबसे कम। आपको जो आपने सीक्वेंस याद किया था, आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम से ज्यादा किसका आ जाएगा, मैग्नीशियम का। मैक्सियम से ज्यादा किसका आ जाएगा बेटा, सिलिकॉन का। सिलिकॉन से ज्यादा आ जाएगा फास्फोरस का। तो आंसर क्लियर है आपका, मतलब 2 वाले से ज्यादा 1 वाले का, और 1 वाले से ज्यादा 3 वाले का, 3 वाले से ज्यादा 4 वाले का। क्लियर, कोई डाउट। आपको सीक्वेंस याद करना है, किसी और चक्कर में फंसना ही नहीं है। जो मैंने आपको थ्योरी दी है वो याद करनी है कि भाई किसका स्पेस किस पीरियड में कहां आएगा, वहां से आप सिलेक्ट कर लोगे किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा हो। क्लियर है बेटा, आगे चलूं। यस यस सर। सर। अब सपोज क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट कर दिया बेटा उसने उसने कह दिया फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन।
in which species there is a large jump between second and third IP वैल्यू। ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, और मैंने आपको स्पीसीज बेटा वही दे दी। फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन इन विच स्पीसीज देयर इज ए लार्ज जंप बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आईपी। फर्स्ट वही दिया मैंने 1s2 2s2 2p6 3s2। सेकंड दिया बेटा मैंने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। थर्ड दिया मैंने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। और फोर्थ दिया मैंने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। आपको ये निकालना है फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन इन विच स्पीसीज देयर इज ए लार्ज जंप बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आईपी वैल्यू। तो आपने क्या चेक करना है बेटा, आपके लिए हिंट क्या है ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो सॉल्यूशन। shall change between removal of second and third electron, जिसमें पूरा shell चेंज हो जाए बेटा। प्रोवाइड लार्ज जंप, जिसमें आपको लगे कि पूरा का पूरा शेल चेंज हो रहा है, तो वहां पर शेल चेंज होने से एनर्जी डिफरेंस बहुत बड़ा आ जाएगा बेटा, तो एनर्जी में लार्ज जंप आ जाएगा। इन विच देयर इज ए लार्ज जंप ऑफ एनर्जी, ये भी पॉइंट है, लार्ज जंप किसका, एनर्जी। देखो बेटा फर्स्ट वाले में, अब सॉल्यूशन में देखो, फर्स्ट वाले में सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, सेकंड फ्रॉम 2s एंड थर्ड फ्रॉम, बोलते जाओ बेटा। सेकंड यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3s से, थर्ड कहां से निकलेगा 2p से। सुन रहे हो बेटा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ तो रिस्पॉन्स करते जाओ बेटा। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 2s। 3s। सेकंड कहां से निकलेगा 3s, क्योंकि 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है। और थर्ड कहां से निकलेगा, 2। मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा निकालना है ना, पहला तो यहीं से निकलेगा, दूसरा भी यहीं से निकलेगा, तीसरा इधर से आ जाएगा। इधर आ जाओ बेटा, सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, देखो 3s। सेकंड फ्रॉम 3s, और थर्ड फ्रॉम 2p। 2p क्यों बेटा, 3s से ही निकलेगा, 2 है। सेकंड से अभी आपने सेकंड ही तो निकाला, फर्स्ट यहां से निकला, सेकंड यहां से निकला, थर्ड भी तो यही है। यस सर। थर्ड भी इलेक्ट्रॉन तो यही है बेटा। सेकंड निकाला 3s से, आपने खुद बोला सेकंड 3s से, थर्ड भी कहां से निकलेगा 3s। 3s से, दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उसके पास, तो थर्ड भी कहां से निकलेगा 3s से। अब इसमें आ जाओ बेटा, इसमें बताओ सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा 3p। 3p। और थर्ड कहां से निकलेगा 3s। 3s से। फिर इधर आ जाओगे आप, इसमें देखो सेकंड कहां से निकलेगा 3p। 3p। और थर्ड कहां से निकलेगा 3p। 3p। यहां तो शेल सेम आ रहा है, इवन ऑर्बिटल ही सेम आ रहा है। ये भी 3p, ये 3p, ये नहीं हो सकता। ये भी 3s, ये भी 3s, ये नहीं हो सकता, एनर्जी चेंज लार्ज गैप। इधर देखो आप फर्स्ट वाले में, ये 3s और ये कौन सा है 2p, तो शेल चेंज हो गया, पूरा शेल ही चेंज हो गया बेटा। ये सेकंड शेल है और ये वाला थर्ड शेल है। जब शेल ही चेंज हो जाएगा तो एनर्जी डिफरेंस बहुत बड़ा आ जाएगा। इसमें देखो ये 3p, ये 3s, ये भी कैसे शेल है, सेम, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन इसमें थर्ड और ये सेकंड शेल चेंज जिसमें होगा वो आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट वाला। क्लियर? यस सर। जिसमें शेल चेंज हो जाए। क्वेश्चन सोल्व करने का ट्रिक सिखा रहा हूं बेटा।
लगता है लोगों को बड़ा इजी चैप्टर है, स्कूल के लिए बड़ा इजी है, कंपटीशन के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पता ही नहीं लगता क्वेश्चन कैसे आ गया, सोल्व कैसे करना है। क्योंकि स्कूलिंग में तो यही आना है कि आईपी किसका ज्यादा होगा और रीजन बताना है, लेकिन वहां ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो लेवल बता रहा हूं। और लास्ट लेवल देखो बेटा क्वेश्चन का, अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हेलो, देयर गुड इवनिंग सेकेंड सर। आईपी वैल्यू। हाँ सर बताइए। सॉरी सर, डिस्टर्ब कर रहा हूँ बस। बट बस ये बोलना बेटा, कोई लीव मत करना, क्लास के बाद कुछ अनाउंसमेंट करनी है मेरे को। हाँ सर ये लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर कर हाँ लेना हाँ, आप। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सेकंड आईपी वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन आ गया बेटा आपका। फर्स्ट आईपी नहीं पूछ रहा, कौन सा आईपी पूछ रहा है आपसे? सेकंड। सेकंड। तो देखो अब मैंने इसमें ऑप्शन दे दिया आपको, 1s2, 2s2, 2p1। दूसरा ऑप्शन दे दिया 1s2, 2s2, 2p2। तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको 1s2, 2s2, 2p3। और फोर्थ ऑप्शन दे दिया बेटा मैंने आपको 1s2, 2s2, 2p4। आपको ऐसे केसेस में सोल्व करना है बेटा, आपको सोल्व करना है, बट फर्स्ट आईपी नहीं देखना। कौन सा आईपी देखना है बेटा? सेकंड। सेकंड आईपी देखना है। तो इस ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे जरा देखो आप। जब भी आपको सेकंड आईपी देखना हो तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? सबसे पहले तो जब भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होता है उससे हम एलिमेंट रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। सॉल्यूशन होगा, पहला क्या करोगे? रिकॉग्नाइज एलिमेंट। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट रिकॉग्नाइज करो, देखो क्या आएगा आपका 1s2, 2s2, 2p1। कितना एटॉमिक नंबर हो गया बेटा? 2 और 2 4 और 5 5। बोरोन। बोरोन। बोरोन हो गया। दूसरा देखो 2 और 2 4 और 2 6 कार्बन। कार्बन। थर्ड देखो 2 2 और 3 तो नाइट्रोजन। और फोर्थ देखो 2 2 4 और 4 8 ऑक्सीजन। अगर हमें फर्स्ट आईपी पूछता तो पहले जैसा जैसा पहला प्रॉब्लम दिया था वो कर लेते आप, तो उसमें क्या आ जाता? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हमें ये पता लग जाता नाइट्रोजन इससे आगे है। क्लियर? ये कब होता आंसर हमारा? फर्स्ट जब आईपी क्या पे। पूछता आपसे? फर्स्ट आईपी। बट इफ ही इज आस्किंग अबाउट द सेकेंड आईपी वैल्यू, बेटा ध्यान रखना, अब मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। अगर वो सेकेंड आईपी की वैल्यू पूछ रहा है तो किसी भी एलिमेंट को एक पीछे वाला सोच लो, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो एक पीछे वाला सोचो आप। तो एक पीछे सोचोगे तो ऑप्शन रखो अपने। आपका ऑप्शन है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एक पीछे सोचो बोरोन को, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। जब भी सेकंड आईपी पूछे तो एक पीछे सोचना है। बोरोन से एक पीछे कौन है बेटा? बेरिलियम। 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 इसको बेरिलियम सोच लिया बोरोन को। अब आईक्यू आ गया आपका, अब मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। कार्बन से एक पीछे सोचो बेटा। बोरॉन। बोरोन। बोरॉन। बोरोन। नाइट्रोजन से एक पीछे सोचो। कार्बन। 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 ऑक्सीजन से एक पीछे सोचो बेटा। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अब इनका ऑर्डर निकालो, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन। तो बेरिलियम एक आगे आ जाएगा। तो क्या निकला फिर? बोरोन से आगे बेरिलियम, बेरिलियम से आगे कार्बन, कार्बन से आगे नाइट्रोजन। अब वापस ले लो, बोरोन किसको सोचा था आपने? कार्बन। कार्बन को। बेरिलियम किसको सोचा था आपने? बोरोन। बोरॉन। बोरोन। कार्बन किसको सोचा था आपने? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किसको सोचा था आपने? ऑक्सीजन। ये ऑर्डर आ गया। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कैसे कैसे सॉल्यूशन निकलते हैं जब तक आप वर्क नहीं करोगे।
अगर आपको सेकंड आईपी पूछा है तो क्या सोचोगे, कैसे आप पहले तो पीरियोडिक टेबल में आईपी वैल्यू का जो ऑर्डर है जैसे हमने याद किया है पहले याद कर लो आप, बाकी काम क्वेश्चन सोल्विंग वहीं से हो जाएगा। आपको पीरियोडिक टेबल याद होगी ना, तभी तो पीरियोडिक टेबल पढ़ाते हैं, नहीं तो पीरियोडिक टेबल का क्या नीड है, नो नीड ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसकी सीक्वेंस याद कर लो, फिर आप फर्स्ट पूछे तो डायरेक्ट बताओ, सेकंड पूछे तो कितना सोचोगे आप। एक एलिमेंट पीछे। अगर सेकंड की बजाय थर्ड आईपी पूछता फिर क्या सोचते आप। हालांकि तो ऐसा इतना किसी एग्जामिनर ने पूछा नहीं है, मैं फिर भी पूछ रहा हूं आप लोगों से। अब मुझे तो आपका माइंड इतना मेकअप करना है कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं हो। मान लो थर्ड पूछे तो क्या सोचोगे आप। 2 एलिमेंट दो एलिमेंट पीछे वाला एलिमेंट सोच लेना, फिर उनका ऑर्डर निकाल लेना, जो वो ऑर्डर आएगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। यस। ठीक है।